वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि 1965 में फजाइया के साथ पाक बहरिया ने भी जुर्रतमंदी की नई तारीख रकम की थी। ऑपरेशन दवार की नेवी की जंगी तारीख में एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, जब पाक बहरिया ने भारतीय पानियों में 200 मील अंदर जाकर हमला किया। और इस बारे में मजीद तफसीलात भी जानेंगे। राजा कामरान की ने वाइस रिटायर्ड इकबाल कादरी से खुसूसी गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। तैराक है इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े और पानियों पे चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा कामरान। जंग सितंबर में पाकिस्तान नेवी के जो कारनामे हैं उसमें ऑपरेशन दवार का जो है सबसे अहम है। ऑपरेशन दवार का दुनिया की जो नेवल हिस्ट्री है, वॉर हिस्ट्री, उसमें अपनी नौयत का इंतहाई यूनिक और इंतहाई मुनफरिद किस्म का ऑपरेशन है, जिसमें पाकिस्तान ने अपने तकरीबन पूरे फ्लीट को जो है एक ऑपरेशन में इस्तेमाल किया और तमाम के तमाम पाकिस्तान के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका तौर पे दवारका पे बमबारी की और उसको तबाह, उसके जो स्ट्रेटेजिक उसके जितने वहाँ पे फौजी नौयत के तनसीबात थी उनको तबाह किया। और तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान नेवी न सिर्फ बगैर किसी नुकसान के वापस आई, बल्कि कामयाब और कामरान नेवी के तौर पर सामने आई। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड इकबाल फजल कादिर साहब, जो कि ऑपरेशन दवारका में एक पाकिस्तान के डिस्ट्रॉयर शिप की जो है कमांड कर रहे थे। उन्होंने इस ऑपरेशन में क्या इनके तासुरात थे और किस तरह से इस ऑपरेशन को सरअंजाम दिया, हम इनकी कहानी सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम वाइस एडमिरल साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कब पाकिस्तान नेवी में कमीशन हासिल किया और पाकिस्तान नेवी में कमीशन हासिल करने के बाद आपने कहाँ पे तरबियत हासिल की? दिल्ली से कराची दिसंबर 47 में पहुँचे थे। एक्चुअली 31 दिसंबर 48 में मैंने बहरिया में जॉइन के अप्लाई किया एज ए ऑफिसर कैडेट। उस ज़माने में पाकिस्तान नेवी एकेडमी नहीं होती थी, तो हम लोग को बाहर जाना पड़ता था ट्रेनिंग। तो मैं और मेरे दो साथी और थे, 3 ऑफिसर्स यहाँ से इंग्लैंड गए 48 में, दिसंबर 48, और वहाँ पे जाके रॉयल नेवी में हमने अपनी ट्रेनिंग हासिल की। पहले रॉयल नेवल कॉलेज डार्टमouth, उसके बाद ट्रेनिंग क्रूज़र डेवनशायर, उसके बाद फिर हम मिडशिपमैन प्रमोट हो गए। एयरक्राफ्ट कैरियर TCS में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और वो 1970 में कोरिया में वॉर छिड़ गई, तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर उसी वक्त तैयार करके उन्होंने कोरिया भेज दिया रॉयल नेवी ने। तो 1 साल कोरिया में भी गुजारा। उसके बाद वापस आके हम इंग्लैंड में और 3 साल रहे, जिसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, टेक्निकल कोर्सेज हर किस्म के, एक्टिंग सब लेफ्टिनेंट। अब ट्रेनिंग 1953 में ख़त्म हुई। 53 में वापस आया, कई जहाज़ों में एज लेफ्टिनेंट सर्विस की, एज ऑफिसर ऑफ द वॉच। मैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच में था। इकबाल साहब, ये फरमाइएगा कि जब जंग सितंबर का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान नेवी ने अपनी तैयारी किस तरह से की हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर जो लड़ाई थी वो तो ऊपर पहाड़ों की तरफ हो रही थी, समंदर में तो कोई टेंशन नहीं थी, मगर फिर भी पाकिस्तान नेवी की क्या तैयारी थी इस जंग के हवाले से? प्राइम मिनिस्टर शास्त्री साहब थे, वो बहुत नाराज़ हो गए कि उन्होंने धमकी दी कि भाई हम अपने टाइम की चूजिंग पे अपने जहाँ पे चाहें हम आपका जवाब देंगे इसका। उसके बाद नेवी ने, क्योंकि धमकी थी कि जहाँ पर भी उनका दिल चाहे करेंगे, तो आप हम नहीं समझते थे कि कहाँ पर हो। नेवी की हमारा पूरा फ्लीट था, पूरा फ्लोट था, 8 जहाज़ थे। 8 में से एक अमूमन होता है मेंटेनेंस में होता है, तो 7 जहाज़ बड़े रेगुलर एक्सरसाइज करते रहे। कमांडर सलीमी साहब हमारे फ्लोटला के कमांडर थे। और ये हमने मार्च 65 से हमने ये मशक़ें शुरू कर दी और मशक़ें करते रहे, ख़त्म नहीं किए। हर हफ्ते हम बाहर जाते थे, 3-4 दिन के लिए एक्सरसाइज करते थे, तो बहुत महारत हो गई थी अल्लाह के फजल से। इकबाल साहब, फरमाइएगा कि किस वक्त ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान नेवी ने जाकर
दवारका पे जो है हमला करना है और उसकी जो स्ट्रेटेजिक वहाँ पे वैल्यूज़ हैं और स्ट्रेटेजिक वहाँ पे जो सिग्नल हाउस है उसको तबाह करना है। कश्मीर में कुछ झड़पें शुरू हो गई थी। इंडिया ने कश्मीर में एक कोई स्ट्रेटजिक एरिया पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर में ऑक्यूपाई कर लिया। उसके जवाब में हमने कार्रवाई की जिसमें इनका तवी रिवर के ऊपर अखनूर के ऊपर हमला किया। और वो क्योंकि वो अखनूर ऐसी जगह पे था कि हिंदुस्तान और कश्मीर कट जाते एक दूसरे से, वो सड़क कट जाती, तो उन्होंने लाहौर पे हमला कर लिया। लाहौर पे जब हमला किया उसी दिन ऐसा था कि 6 सितंबर को कि हमारे जहाज़ एक्सरसाइज के लिए बाहर जाने वाले थे सुबह 8 बजे, लेकिन 6 बजे फिर हमें मैसेज मिला कि हमारे फ्लोटा कमांडर वो चेंज हो गए थे, सलीमी साहब बदल गए थे, उसकी जगह अनवर साहब, कमांडर अनवर साहब आ गए थे। उन्होंने 6 बजे मैसेज भेजा कि जंगी की तैयारी के लिए तैयार हो जाएं और सब जहाज़ तैयार होके हमको बताएं कि कितना जल्दी आप बाहर जा सकते हैं। तो कुछ 6:15 बजे 6:30 बजे सिग्नल आया था। अल्लाह के फजल से मेरा जहाज़ कोई 7:05 पे सबसे पहले तैयार हो गया। 7:30 बजे हमको हुक्म मिला कि जहाज़ पोर्ट से बाहर चले जाएं और अपने ऐसी जगह पे जहां हम पोर्ट से निकल के 50 मील के फासले पे एक आर पे सब जहाज़ों को तैनात कर दिया तो ताकि कोई बाहर से कोई जहाज़ कराची ना पहुंच सके, बेशक वो साउथ से था या वेस्ट से था, साउथ से या इंडिया की तरफ से या मगर क्या कहते हैं एशियन की तरफ से आ रहा हो। वी फॉर्म आरसेल ऑन एन आर्क, 7 जहाज़ थे, बाबर हमारा क्रूज़र और उसके बाद 4 डिस्ट्रॉयर और क्या कहते हैं बल्कि 5 डिस्ट्रॉयर और 1 फ्रिगेट। तो हम 7 जहाज़ थे, तो हम एक आग पे ऑपरेट करते थे ताकि कोई जहाज़ बाहर से बकाया शनाख्त के कराची ना आ सके। और रात के वक्त हम 50 मील से बढ़ा के 75 मील पे चले जाते थे, क्योंकि रात में शनाख्त करते हुए देर लग जाती है, तो थोड़ा टाइम चाहिए था आइडेंटिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, जो जहाज़ आ रहा है कि ऐसा ना हो कि दुश्मन का जहाज़ हो। सब 75 मील के फासले पे एक आग पे हम ऑपरेट करते थे। अब हालत उस वक्त ये थी कि हमारा राब्ता जो था, जो जंग छिड़ गई थी, हम लोग समुंदर में थे, तो एक बड़ा फ़र्क है आर्मी एयरफोर्स नेवी में कि आर्मी और एयरफोर्स या फ्रंट पे होते हैं या पीछे होते हैं। दुश्मन आपके सामने होता है तो या वो पहले या आप पहले। नेवी में आप फ्रंट में भी हैं लेकिन दुश्मन है नहीं, अचानक ही वो आ सकता है कि समुद्र का हो सकता है, हवाई जहाज़ हो सकता है अटैक करने के लिए। हिंदुस्तान की नेवी हमसे कितनी बड़ी है, एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास, हवाई जहाज़ 24-25 हवाई जहाज़ के ऊपर, उनके दूसरे शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट जामनगर से जो समुंदर से कोई 40 मील के फासले पे है। उसके अलावा उनके दूसरे जहाज़ भी 2 क्रूज़र थे, बड़े क्रूज़र, उनकी 8 इंच गन्स थी, और हमारे जो क्रूज़र था बाबर उसकी 5.25 तो छोटी गन्स थी कंपेयर टू ईच अदर, तो यानी वो दूर से हमें मार सकते थे। तो 2 जहाज़, उनके 2 क्रूज़र थे, हमारा 1 क्रूज़र था, और उनके पास 10-12 डिस्ट्रॉयर वगैरह थे। तो इतनी बड़ी नेवी थी, हम समझते थे कि भाई निकलेंगे बाहर, ये भी कुछ जोश दिखाएंगे, लेकिन हम लोग बड़े ट्रेनिंग की वजह से बहुत तैयार थे, चौकन्ना थे कि अल्लाह पे पूरा भरोसा था कि अगर मुठभेड़ हुई उनके साथ तो अल्लाह के फजल से विल शो और मेटल। अच्छा, एक और चीज़ भी मेरे जहाज़ में, तो हम जब पेट्रोल कर रहे थे और रान ऑफ कच्छ की तरफ ही जा रहे थे, फिर ऐसे पेट्रोल करते हुए, तो सामने से वो इसकी बिल्कुल राइट हेड ट्रांसमिशन पिकअप की हमारे, पता चल गया कि भाई एक बड़ा जहाज़ है और 4 छोटे जहाज़ उसके साथ है। तो वो हमने फिर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, और वो ऐसे कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी तरफ जा रहे हैं, 15 नॉट पे वो आ रहे हैं,
मज़े मज़े से। तो मेरा एस्टिमेट था कि भाई अगर ऐसी यही स्पीड भी रही तो 1 घंटे में 1 डेढ़ घंटे में हमारा हो सकता है। उसमें 40 मील के ऊपर, उसको 40 मील के फासले पे थे, वो बातचीत कर रहे हैं आपस में। एक होता है वो कमांड नेट था और एक इंफॉर्मेशन नेट था, और वो ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे पीस टाइम है और कहीं शादी ब्याह में बैठे हुए हैं, गप्पे चल रही हैं उनकी। हम हैरान के भी ये लड़ाई के ज़माने में इंडियन की इतनी डिसिप्लिन है। बड़े खुश थे कि इसका मतलब है वो उन्होंने वो तो इतनी तैयारी नहीं की जितनी हम लोग तैयार थे। लेकिन वो 32 मील के फासले पे हमारे क्रूज़र मैसूर बाबर, उनका क्रूज़र बाद में पता चला मैसूर था, उनका क्रूज़र मैसूर, दोनों ने एक दूसरे को पिकअप किया रेडार के ऊपर, और दोनों ने वो हम जो कहते हैं कि वो एनिमी कॉन्टैक्ट रिपोर्ट बनाई, हमने उनकी पिकअप की होगी, उन्होंने हमारी ज़रूर पिकअप की होगी। लेकिन उन्होंने एकदम रुख मोड़ लिया, रुख मोड़ के वो एकदम स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के और इंडिया की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब हमारे जहाज़ों में तो स्पीड तकरीबन बराबर ही होती है, तो नामुमकिन था हमको कब आगे जाकर उनको पकड़ने। तो वो अल्लाह ने मौका दिया। लेकिन बस अब ये फरमाइएगा कि जिस वक्त आप लोगों ने फैसला किया कि आप लोग एक जाएंगे भारत पर हमला करेंगे, तो उस वक्त आपके अमले के क्या जज्बात थे, आपके क्या जज्बात थे, पाकिस्तान नेवी का जो स्टाफ था वो किस कदर पुरजोश था, उस जोश को हमारे साथ आप शेयर करें। उसमें एक और चीज़ भी आपने एक अच्छे सवाल किया कि नेवी को कोई हुक्म नहीं था क्या करना है गवर्नमेंट से। ये एडमिरल खान साहब उस ज़माने में हमारे कमांडर इन चीफ थे, ये उनका डिसीजन था, वो था। और बाद में उनके साथ वो एडमिरल मुजफ्फर हसन थे, वो उस वाले में वो कैप्टन थे, उनके डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस एंड प्लान। तो उन्होंने मुजफ्फर हसन साहब ने बताया कि वो बैठे सोच रहे थे क्या करें कि इतना टेंशन हो रही, वो भी टेंशन में थे। तो उन्होंने ख़ुद डिसाइड किया चलो हम बम्बार्डमेंट करते हैं जाके। तो ये बहुत 200 मील के फासले पे इंडिया की टेरिटरी में, उनके ही इलाके में, जहाँ पे इतना बड़ा बेस और इतनी बड़ी नेवी, बड़ी हिम्मत की बात थी। अब वो टेंशन बढ़ रही थी, फौज आगे पीछे लड़ रही है, हवाई जहाज़ लड़ाई हो रही है और हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा, टेंशन बढ़ती जा रही है। फिर ये शकील साहब और इनका क्या कहते हैं नूरजहां नगमे और जोश दे रहे हैं। तो 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे, बहुत टेंशन थी, सब टेंस थे कि भाई कब होगा, कब हिंदुस्तानी आएंगे, कब। तो फिर अचानक सिग्नल आया कि आज रात जाके 12 बजे के बाद 12:30 आप जाके द्वारका पे बम्बार्डमेंट करें। तो वो उससे थोड़ी मैंने उसी वक्त तो शिफ्ट कंपनी को बताया नहीं कि हमको ऐसा करना है, क्योंकि डर होता है कभी कोई पता नहीं कोई किसी किस्म जो कोई हो जाए। तो पहले तो हमने रुख कॉम्पैक्ट साहब ने रुख किया बॉम्बे की तरफ, बजाय द्वारका के बॉम्बे की तरफ। वो इसलिए कि अगर उनका कोई रिकॉर्नेंस एयरक्राफ्ट चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है समुद्र पे, हमको देख ले तो हमारा देखते समझ जाएगा कि हम द्वारका जा रहे हैं। तो वो अगर हम जैसे हम जा रहे थे बॉम्बे की तरफ, तो वो तो यही समझा कि हम बॉम्बे की तरफ जा रहे हैं। रात मगरिब के बाद फिर जहाज़ों का रुख द्वारका की तरफ किया, और उस वक्त मैंने अनाउंसमेंट की अपने जहाज़ में, मैं अपने जहाज़ का बता सकता हूँ, अपने जहाज़ में अनाउंसमेंट की कि हम द्वारका बम्बार्डमेंट करने जा रहे हैं और हो सकता है कि जामनगर से हमारे पर हवाई हमला हो जब हम बम्बार्डमेंट कर लें। और अल्लाह अकबर के नारे लगे सारे जहाज़ में, सबका टेंशन एकदम से निकला ना कि अल्लाह अकबर। अल्लाह के फजल 12:30 के करीब हम कोई द्वारका पहुँचे। 7 मील के फासले पे एक लाइन में हम जा रहे थे पैरेलल टू द कोस्ट। तो 7 मील के फासले में, क्योंकि हम बम्बार्डमेंट रेंज काफ़ी लंबी होती है, दूर होती है, तो 7 मील से हम पार कर सकते थे। तो मैंने चार्ट पे देखा कि उनकी जो रेलवे मार्शलिंग यार्ड है, जैसे किमाड़ी में है सब मार्शलिंग यार्ड है, तो मैंने कहा उसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट करते हैं। और हमने मेरे जहाज़ में बम्बार्डमेंट की मार्शलिंग यार्ड पे। और अल्लाह के फजल से अब जो बाद में लड़ाई के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं
تو گولے گرے مارشلنگ یارڈ میں، ایک بلڈنگ بھی تباہ ہو گئی، بہت سے ان کا وہ جو ہوتا ہے یہ ویگنز وغیرہ تھے وہ بھی تباہ ہو گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو کہ بھی ہماری بمباری کتنی اچھی تھی، اور دوسرے کہ جو چارٹ بنائے ہیں ہمارے وہ چارٹ اتنے ایکوریٹ ہیں کہ گولے جا کے گرے. 4 منٹ میں سب جہاز والے 50 گولے فائر کیے، کیونکہ ہم تو وہ ایک بیکن تھی وہاں، تو دوارکا کو تو تباہ نہیں کرنا تھا، وہ بیکن کے لیے ہم گئے تھے اٹیک کرنے کے لیے. میں نے وہ کر دیا اس وجہ سے کہ بیکن ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں پر ہے، ادھر ہے یا ادھر ہے، تو اس وجہ سے کیا. اچھا اب یہ جب ختم ہوا تو ہم کو پتہ تھا کہ جام نگر میں ریئیکشن ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ رات کا وقت تھا، ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہوتا ہے ایئر ڈیفنس فارمیشن میں سب جہاز ہو گئے، اس میں بابر بیچ پہ اور باقی چاروں طرف جہاز ہوتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، جہاں سے حملہ ہو تو اس کو روک سکیں. تو اب سارے ایوننگ سارے رات جب ہم بمبارڈمنٹ کی طرف جا رہے تھے فل مون تھا، فل مون چمک رہا تھا. اچھا بمبارڈمنٹ ختم کی اور ہم ایئر ڈیفنس فارمیشن میں آئے تو میں وہی برج کے اوپر ہی تھا. اللہ کے فضل سے کیا ایک معجزہ ہوا کہ بادل آنے شروع ہو گئے. ادھر سے بادل آنے شروع ہوئے، ادھر سے ریڈار کے اوپر 3 جہازوں نے، میرے جہاز میں اور بابر اور بدر، 3 جہازوں نے ہوائی جہاز کو پک اپ کیا ریڈار پہ جو جام نگر کی طرف سے آ رہے ہیں. اور وہ جب تک وہ جہاز وہ پہنچے جہازوں کے اوپر بادل چھا گئے ہوئے تھے، تو ریڈار میں میں نے خود دیکھا کہ وہ ہوائی جہاز آ رہے ہیں، اوپر سے گزر رہے ہیں، پھر واپس جا رہے ہیں. 3 دفعہ انہوں نے کوشش کی لیکن وہ بادل چھائے ہوئے تو کچھ حملہ نہیں ہو سکا. اللہ کے فضل سے ہم سیدھے آتے رہے. اور پھر ایک اور چیز ہوئی کہ جو ہی ان کے وہ جہاز واپس گئے وہ بتلا صاف ہو گیا. دوارکا کی طرف سے ایک لائٹ چلی آ رہی ہے جہاز کی طرف، دوارکا کی طرف سے ایک لائٹ، ہم جہازوں کی طرف مطلب ہمیں جہاز تو فارمیشن میں تھے تو وہ چلی آ رہی ہے. اور بفور آئی کوڈ گیو اینی آرڈر اور اینی باڈی اینی آفیسر کوڈ گیو این آرڈر دیٹ گن فائرڈ اگین. اب یہ بڑی گن تھی. اور سیکنڈ راؤنڈ جو تھا وہ ایکسپلوڈ ہوا جہاں لائٹ کے نزدیک ایکسپلوڈ ہوا. اس کے بعد لائٹ بند ہو گئی. کچھ دیر کے بعد 1 منٹ کے بعد بابر نے رپورٹ کیا کہ کچھ بڑی چیزیں گری ہیں سمندر میں. وہ پانی میں جب پانی میں ہے کچھ چیز گرتی ہے تو پانی کے اسپلیش ہوتے ہوں، تو ہائی اسپلیشز کے جہاز کے نزدیک گرے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ہوائی جہاز پہ ہی لگا ہوگا. تو اس کے بعد پھر ہم کراچی واپس آ گئے. کراچی پھر پیٹرولنگ کرتے رہے. یہ 8 تاریخ کو ہی. اب اللہ کے فضل سے ایک دو چیزیں ایسی ہوئی جو کہ اس کا میں تھوڑا آپ کو ذکر کر دوں. جب ہم واپس آ رہے تھے 8 تاریخ کی صبح کو ہی، تو 9 بجے میری ریڈیو روم، جہاز کا ریڈیو روم تھا، انہوں نے مجھے رپورٹ کی کہ انہوں نے آل انڈیا ریڈیو پہ سنا ہے کہ رات کو ہمارے جہازوں کے اوپر جام نگر سے ان کے ہوائی جہازوں نے بڑا زبردست حملہ کیا ہے اور عالمگیر جہاز ڈوب گیا ہے اور 2 جہاز ڈیمیج ہوئے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو کسی کو خبر نہیں دو. 10 بجے کی جب وہ نیوز آئے گی، کیونکہ گھنٹے کے بعد نیوز ہوتی ہے، تو وہی اسٹیشن شفٹ براڈ کاسٹ پہ لگا دے تاکہ سارا جہاز سن سکے. تو 10 بجے پہلے تو سب لوگ حیران کہ یہ آل انڈیا ریڈیو کہاں سے آ گیا. پھر سڈنلی پھر اللہ اکبر کے نعرے لگے جب نام سنا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمگیر جہاز کو ڈبا دیا انہوں نے. تو اس کے بعد پھر وہ پیٹرولنگ کرتے رہے. انڈین نیوی باہر نہیں آئی. اقبال صاحب، آپ نے نیوی کا وار ہسٹری بھی پڑھی ہوگی. اس وار ہسٹری میں آپریشن دوارکا کو آپ کیا اہمیت دیں گے، اور وہ انٹرنیشنل جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے دوارکا آپریشن پر کیا لکھا ہے؟ ایک تو ان کے ایک ایڈمرل کوہلی تھے، میں نے ان کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، وی ڈیئرڈ. 71 وار کے بعد لکھی تھی انہوں نے، لیکن 65 وار وہ نیول ہیڈ کوارٹر میں تھے. اوکے. اور اس کے ساتھ ہی نیو نیوز سے فی الحال اتنا ہی. ہر نئی بات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے نیو، پاکستانیوں کی آواز. جان سے